नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों और दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके एसएससी एमटीएस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की दोस्तों कोशिश की गई है और दोस्तों यह वीडियो सभी प्रकार के जनरल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। खासकर यह वीडियो है, आप चाहे तो किसी भी स्टेट के जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सेलेक्ट करके लाया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, फिर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के सारे प्रश्नों को करेंगे, फिर इसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स को करेंगे दोस्तों, और अंत में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया गया है दोस्तों, जहां से आपको यह अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हालांकि प्रश्नों की संख्या कुछ कम है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहेंगे। लगातार इसी तरह के टॉपिक्स पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिदिन आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्नों का वीडियो लाया जा सके और आप दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान, तो आपको बता दें कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। जल का पीएच मान पूछा गया है दोस्तों, जो कि उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर पे आपसे पूछा गया है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4 अर्थात 6.4 दोस्तों। उसके बाद सिरके का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिरके का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए आप, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों नींबू के रस की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 2.4 दोस्तों, 2.4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। NaCl अर्थात दोस्तों आपका साधारण नमक का दोस्तों पीएच मान पूछा गया है, तो इसका पीएच मान होता है दोस्तों 7, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर में पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था दोस्तों, यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने। सोरेनसन जी ने सबसे पहले पीएच पैमाने का पता लगाया था, जिसके आधार पर हम लोग क्षारीय पदार्थ और अम्ल पदार्थ के बीच में अंतर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ पदार्थ उदासीन भी होते हैं। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर में। तो दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर पे पूछा गया है अम्लीय घोल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम दोस्तों जिसका पीएच मान होता है उसे अम्ल कहेंगे। प्रश्न के अनुसार दोस्तों सभी चीज़ों को क्रमागत सजाया गया है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। उदासीन घोल का पीएच मान पूछा गया दोस्तों, सबसे पहले 7 से कम दोस्तों, 0 से 7 के बीच में जिनका पीएच मान रहता है वो अम्लीय पदार्थ होता है। और दोस्तों जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों उदासीन, उदाहरण के रूप में आप जल और नमक को देख लिए। ऊपर में दोस्तों जल और नमक का पीएच मान 7 था। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है शराब का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों शराब का पीएच मान आपको बता दें कि 3.5 होता है, 3.5 दोस्तों आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर पे पूछा गया है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान एवरेज में दोस्तों आप ले सकते हैं 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है दोस्तों। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 4.8 से लेकर दोस्तों 8.4 तक मानव जो होता है यूरिन का दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान होता है। उसके बाद दोस्तों समुद्र जल का पीएच मान पूछ लिया गया है आपसे। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्र जल का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 8.1
8.1, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आंसू का पीएच मान दोस्तों, आंसू का पीएच मान होता है 7.4 और दोस्तों ऊपर में बताई गई है कि रक्त का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। तो दोस्तों दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आज का पीएच वैल्यू से दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, मानव लार का पीएच मान दोस्तों, मुंह में जो लार ग्रंथि पाई जाती है 3 प्रकार की दोस्तों, मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, आप याद रखेंगे। उनसे निकलने वाले लार का पीएच मान दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको बता दें 6.5 से लेकर 7.5 तक लार का पीएच मान होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि पीएच से सभी कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। दोस्तों पीएच वैल्यू से कुछ और बातों को यदि बताना चाहे तो आपको बता दें दोस्तों, इस प्रकार से यदि संख्या रेखा खींचा जाए तो दोस्तों 0 से 14 तक पीएच वैल्यू का मान होता है, जिसके मध्य में दोस्तों 7 रहता है। दोस्तों 0 से 7 के बीच वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, दोस्तों। और 7 में रहने वाले पदार्थ उदासीन कहलाते हैं, जैसे कि आपका जल हो गया। और दोस्तों 7 से 14 के बीच में रहने वाले पदार्थ को क्षार के नाम से जाना जाता है, और इसके जो पता लगाया था दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो आशा करते हैं दोस्तों पीएच वैल्यू से आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। यदि कोई भी डाउट्स रह जाता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, यह बात भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों अगला वीडियो उसी के अनुसार आ सके। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से समझाने का तरीका हमारा पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। आपके कोई भी साथीगण, कोई भी दोस्त या दोस्तों आपके परिवार के कोई भी सदस्य यदि जनरल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों एसएससी की किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत करने के लिए दोस्तों उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं अगले नंबर पर दोस्तों। अगले नंबर पर जो आपका टॉपिक आने वाला है दोस्तों, मापन यंत्र से आने वाला है। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो आपको बता दें बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए सेलेक्ट करके लाया गया है दोस्तों। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। इसे जानने के बाद दोस्तों हम इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो दोस्तों बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य, जैसे कि आपने प्रश्न में दोस्तों उनसे संबंधित पूरे प्रश्नों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। पूछा गया है दोस्तों आपसे स्टेथोस्कोप का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए, हृदय और दोस्तों फेफड़े की गति को सुनने के लिए आप लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्टेथोस्कोप आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हृदय की गति और दोस्तों फेफड़े की गति सुनने में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो हृदय की गति के जांच के लिए दोस्तों, हृदय की गति के जांच के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों द्रव का आपेक्षिक घनत्व के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसके मापन के लिए, तो द्रव के आपेक्षिक घनत्व के मापन के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर में पूछा गया है आपसे मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए दोस्तों हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पौधों की जड़ों के दाब के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है रेन गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों रेन का मतलब ही होता है वर्षा, अर्थात वर्षा के मापन के लिए हम लोग रेन गेज का उपयोग करते हैं दोस्तों, रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में रिक्टर स्केल का प्रयोग पूछा गया है, जो कि दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए करते हैं दोस्तों। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और दोस्तों रट के याद ही कर लीजिएगा। यदि आप नोट बनाते चलते हैं तो यह आपकी काफ़ी अच्छी आदत है। यदि दोस्तों आपको नोट बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है या किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, जहां से बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ आप पा सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, जहां से दोस्तों आप ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकेंगे। तो चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों। तो समुद्र की गहराई को मापन के लिए दोस्तों हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर में दोस्तों। अगले नंबर में पूछा गया है एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनोमीटर का प्रयोग दोस्तों हवा की शक्ति तथा गति के मापन के लिए किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, हवा की शक्ति एवं गति के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो एनोमीटर यंत्र का दोस्तों। किस यंत्र का? एनोमीटर यंत्र। आप इसे भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर में है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो किया जाता है भूकंप मापी यंत्र के रूप में किया जाता है। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अब दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अब दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप मापी यंत्र के रूप में, और रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं दोस्तों भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। आगे आप देख सकते हैं कि ऑडियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों की दूरी का पता लगाने के लिए दोस्तों किस यंत्र का मापन किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑडियोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों क्या है कि क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के मापन के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र द्वारा दोस्तों पौधों की वृद्धि का पता लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर में आपसे पूछा गया है टेकोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपको बता दें टेकोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुयान की गति के मापन के लिए किया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अंतिम नंबर प्रश्न आपकी यंत्र प्रमुख उपकरणों से है, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपको बता दें रक्त के दाब के मापन के लिए दोस्तों हम लोग सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सभी चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा, अच्छे से याद भी कर लेंगे दोस्तों आप इसे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट यदि आपको बचता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर टॉपिक पे, और दोस्तों अगले नंबर टॉपिक की शुरुआत हम लोग प्रश्न के साथ करने वाले हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों। तो आपको बता दें 37 डिग्री दोस्तों, 37 डिग्री या फ़ारेनहाइट में यदि बोला जाए, इसे तब्दील किया जाए तो 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98 डिग्री 4 होता है। आप दोनों ही तरीके से याद रखेंगे मानव शरीर का तापमान। एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इनसे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, और दोस्तों जनरल कंपटीशन करने वाले छात्रों को तो ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या जो होती है 206 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या पूछा गया है उसके बाद, तो 28 होती है दोस्तों। हमारे खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी संख्या 33 अर्थात 33 होती है, आप इसे याद रखेंगे। पसलियों की संख्या दोस्तों, तो दोस्तों पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। उसके बाद दोस्तों 7वां नंबर में आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं की आयु दोस्तों कितनी होती है। तो आपको बता दें 120 दिन इनकी वायु होती है, इनकी आयु सीमा होती है दोस्तों। लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी दोस्तों रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिनों का होता है। उसके बाद श्वेत रक्त कणिका अर्थात डब्ल्यूबीसी की दोस्तों जीवन काल पूछ लिया गया है, आयु पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इनका आयु मात्र 1 से 3 दिन के बीच ही रहता है दोस्तों 1 से 3 दिन इनकी वायु सीमा हो जाएंगे। उसके बाद 9वें नंबर में आपसे पूछा गया है